प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, विगत कक्षा में हमने एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर के जीवन परिचय की जानकारी ली। आज हम उन्हीं के द्वारा लिखित एकांकी रीढ़ की हड्डी के बारे में चर्चा करेंगे। रीढ़ की हड्डी एकांकी एक सामाजिक एकांकी है जिसमें स्त्री शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित किया गया है कि स्त्री शिक्षा कितनी आवश्यक है और उसके माध्यम से स्त्री अपना भला बुरा सोच सकती है, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकती है, समाज में सम्माननीय स्थान पा सकती है। और कहा भी जाता है कि लड़का पढ़ता है तो एक परिवार को ही तारता है, परंतु लड़कियां दोनों परिवारों को तारती हैं, बाप के परिवार को भी और जहां उसका विवाह किया जाता है उस परिवार को भी। साथ ही साथ इसमें दहेज प्रथा के चलन को भी रेखांकित किया गया है कि दहेज प्रथा के माध्यम से किस प्रकार से समाज में बोलबाला है और उस दहेज प्रथा को किस प्रकार से तय किया जाता है उसको भी यहाँ रेखांकित किया है। साथ ही यह भी दिखाया गया है कि जब लड़के वाला लड़की के यहाँ जाता है तो वो लड़की से वो सारी आशा उम्मीद लगाए बैठता है जो वह अपने परिवार के लिए शीलवंत, सुंदर, सुमुखी आदि आदि चीज़ें हो, पढ़ी लिखी भी हो, गृहिणी भी यानी घर के कार्य में भी दक्ष हो, साथ ही सिलाई बुनाई कढ़ाई आदि में भी दक्ष हो। ये सारी चीज़ें वो वहाँ देखता है। इनके अलावा भी वो देखता है कि दहेज कितना मिलेगा। उसी के माध्यम पर से लेखक ने दहेज प्रथा का खुलासा किया है और वर पक्ष की हृदयहीनता और धन लोलुपता यानी दहेज लेने की परिपाटी पर तीखा व्यंग किया है। यहाँ पर वर पक्ष है राम गोपाल जो कि पिता है शंकर का, शंकर नाम का लड़का है, वो वर है। लड़की है उमा यानी जो वधू बनने वाली है या जिसको देखने जाना है वो लड़की उमा है। राम स्वरूप लड़की उमा के पिता हैं और प्रेमा उमा की माँ। लेखक ने समाज की उन घृणित स्थितियों का वर्णन किया है जिनमें लड़की को कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है और उनका मार्मिकतापूर्ण और यथार्थवादी चित्रण इन्होंने किया है। लड़के वाले किस तरह से अपने लड़के की खामियों को छिपा लेते हैं और खूबियों को दिखाते हैं,
या उनका बखान करते हैं, बढ़ चढ़कर बखान करते हैं कि हमारा लड़का ये है, ऐसा है, सुशील है, सुंदर है, कामकाज में भी अच्छा है। ये सारी चीज़ें वहाँ बयान की जाती है। जबकि लड़की वाला पक्ष है वो बेचारा अपनी लड़की की जो भी खूबियाँ हैं उनको भी डर डर के बताता है, कहीं यह खूबी ही लड़के वाले को खामी ना लगने लगे। उनकी मानसिकता स्त्री शिक्षा और स्त्री चेतना विरोधी होती है। यानी कि जो लड़की पढ़ गई, लिख गई, शिक्षा पाली तो वो चेतना की बात करेगी, वो साथ साथ यानी पुरुष के साथ कदम मिलाकर चलने की बात करेगी। यह बात वर पक्ष को अखरती है। इसीलिए लड़की वाला पक्ष है वो थोड़ा सा सहमा सहमा रहता है कि यह रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा, कि आगे क्या होगा, लड़की से कुछ ऐसा वैसा नहीं निकल जाए कि लड़के वाले खफा हो जाए। और लड़के वाले की ये की स्थिति यह रहती है कि वो लड़की में कमियां देखने में तल्लीन हो जाता है कि लड़की में कोई कमी तो नहीं है। यहाँ पर उमा नाम की जो लड़की है वो शिक्षा प्राप्त एक सजग लड़की है, दाम्पत्य जीवन में बराबरी की हिमायत करती है। उमा के समक्ष जो स्थिति आती है वह उसका पूरी बहादुरी से मुकाबला करती है। यानी जो भी परिस्थिति आती है वह उसको अपनी सूझबूझ से सुलझाती है। और जब उसे लड़के वाले देखने आते हैं, शंकर और उनके पिता गोपाल प्रसाद, तो उन्हें वो निरुत्तर कर देती है। निरुत्तर का भी मैं एक उदाहरण आपको बताए देता हूँ। बातें चलती रहती हैं तो इसी बीच जो उमा का पिता है वो कहता है कि बच्ची सुशील है, सुंदर है, कम बोलती है। तो लड़के का पिता गोपाल प्रसाद कहता है जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए, यानी लड़की भी तो थोड़ी बोले जिससे पता चले कैसी है, कर्कश है या मधुर बोल वाली है। तो रामस्वरूप यानी लड़की के पिता कहते हैं उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो न। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। यहाँ पर उमा के माध्यम से लेखक जगदीश चंद्र माथुर ने दहेज प्रथा को रेखांकित किया है कि लड़के वाले मोल लगाते हैं और लड़की अगर पसंद आ जाए तो उसका मोल भाव करते हैं, पसंद नहीं आती है तो वो धीरे से खिसक लेते हैं। तो यहाँ उमा का यही व्यंग मुखरित हुआ है कि दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता। यानी दुकानदार कौन है? लड़की का पिता रामस्वरूप। यानी रामस्वरूप लड़की से उसकी रजामंदी नहीं पूछते हैं कि लड़का कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। वो समाज के दबाव में आकर उमा की शादी कर देना चाहते हैं। यही खुलासा यहाँ लेखक ने किया है उमा के माध्यम से कि वह दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, यानी लड़की से पिता कुछ नहीं पूछता है, सिर्फ लड़के को दिखा देता है, खरीदार को
दिखा देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना दूसरा और कोई देखेंगे। रामस्वरूप इतनी बात सुनकर चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा कहने लगती है कि बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदते हैं? यानी यहाँ पर जो मोल तोल होता है दहेज का मार्फत या दहेज के लिए, उसका यहाँ रेखांकन किया गया है कि भेड़ बकरियों की तरह मोल तोल किया जा रहा है। तो उमा स्वयं दुखी होती है और उसका जमीर उसे बोलने के लिए मजबूर कर देता है। गोपाल प्रसाद यह सुनकर अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। उमा ताब में आकर कहती है, यानी गुस्से में हो जाती है, लड़की है वो, हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। आप ज़रा अपने साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से क्यों भगाए गए थे। यानी लड़के का चाल चलन यहाँ लेखक ने उद्घाटित कर दिया है कि जो लड़का है वो कैसा है। वह उसी कॉलेज में पढ़ता है परंतु चरित्रहीन है। शंकर यानी जो लड़का है वो जान गया है कि मेरी पोल खुलने वाली है, तो वो कहता है बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्री की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए ये किस तरह नौकरानी के पैरों पर पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। यानी वहाँ ये जो शंकर है वो पकड़ में आ गया था, तो नौकरानी के पैरों पर पड़कर माफ़ी मांगकर ये भगाया था। रामस्वरूप यानी उमा का पिता कहता है, उमा उमा। गोपाल प्रसाद, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी, कहाँ है, मैं चलता हूँ। बीए पास, ओफो, गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। उमा कहती है, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है। उनके लड़के के रुआसापन दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप यानी लड़की के पिता कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है, लेकिन उसकी हंसी सिसकियों में तब्दील हो जाती है, प्रेमा का घबराहट में आना। तो इस प्रकार लेखक ने उमा के माध्यम से समाज को यह संदेश दिया है कि स्त्री का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वह अपने अपमान का, अपने सम्मान का लड़के के पक्ष से बदला ले सके, कि अपने सम्मान की वो रक्षा कर सके। गोपाल प्रसाद यानी लड़के के पिता का व्यवहार उसके लिए अपमानजनक है। उसके हृदय में सुलगता ज्वालामुखी फूट पड़ता है, वह जैसे पूरे समाज की मानसिकता पर चोट कर देती है। यानी पुरुष समाज की जो दहेज प्रथा के पक्ष में है उस पर वह चोट कर देती है। एकांकी एक ही बैठक में पूरा हो जाता है, पर उसकी संवेदना जैसे दर्शकों और पाठकों के मन में उतर जाती है। उमा नए समय की पढ़ी लिखी लड़की है जो समाज की रूढ़ियों को तोड़ने
के लिए तत्पर है। वह नई युवा मानसिकता और नए समय की प्रतिनिधि बनकर हमारे सामने आती है। एकांकी का संदेश पूरी प्रखरता से संप्रेषित होता है, यानी जो संदेश है लेखक का वो पूरी प्रखरता से, जैसा लेखक आम जन तक पहुंचाना चाहता है, वो उसी रूप में जनता उसे ग्रहण कर लेती है, यानी उस संदेश को समझ जाती है। तो इस प्रकार रीढ़ की हड्डी एकांकी में लेखक ने वर पक्ष की खामियों को उजागर करते हुए वधू पक्ष की स्थिति को पूरी तरह से संरक्षित करते हुए, उसका पक्ष रखते हुए इस एकांकी को लिखा है, जिसमें स्त्री शिक्षा को और दहेज प्रथा को रेखांकित किया है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।